फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोगों को मिथ है कि वो अपना घर खुद बना लेंगे। इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। तो बिल्डर क्या करता है, सबसे पहले वो आपका बजट एलोकेट करता है। वो आपको टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। जितने पैसे आप किसी बिल्डर को दोगे एज अ फीस, इतने पैसे वो आपके बाहर की बाहर बचा देगा। जो भी आज तक हमने स्टडीज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इंसान अपने लाइफ स्पैन में एक या दो से घर ज़्यादा नहीं बना पाता। अगर अंबानी ने एंटीलिया बनाया तो वो एक ही होगा उसकी लाइफ का, सेकंड एंटीलिया नहीं बनाएगा वेदर ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट। ग्रीनरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो उससे सुंदर कुछ नहीं है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे उससे वर्स्ट कुछ नहीं है। जब अगर आप कोई घर बना रहे हैं ब्यूटीफुल, अगर आप उसको अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी क्लीन, राइट। अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं और आप उसको ढंग से, जैसे आपका लिविंग है, आप उसको रख रहे हैं, तो उसकी शेल लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। विश्व पितामह के समय से लेके आज तक हम लोग वास्तु फॉलो करते हैं, बट इंडियंस के साथ एक इशू है कि उस वास्तु को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मोस्टली लोगों को ये तो पता है कि व्हाट इज वास्तु, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, दिस पोजीशन शुड बी ऑफ दिस, बट उसके बैक एंड रीजंस किसी को नहीं पता। जो क्लैरिफाइड रीजन है वो फेंग शुई, देयर इज अ लैंग्वेज, इट्स इन चाइना, जो हमें हर एक चीज़ उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन कर। हम लोग बात करते हैं घर में मिरर्स की, राइट। आपने सुना होगा कि बेडरूम में हमें मिरर्स प्लान नहीं करने चाहिए। हम लोग मिरर के सामने सोते हैं, बेड्स, इफ वी हैव अ ग्लास इन आवर बेडरूम तो हम लोग उसके सामने सोते हैं, तो रात को हमारी बॉडी नेगेटिविटी रिलीज करती है। तो वो क्या करते हैं, मिरर की टेंडेंसी होती है उसको डबल करता है। हेलो करण भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड भाई, आप कैसे हैं आकाश बढ़िया भाई? बढ़िया। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दो। माय नेम इज़ करण जिंदल एंड मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है पानीपत में बाय द नेम ऑफ सनराइज बिल्डर्स। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्डर से। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये बिल्डर होते कौन है? सबसे मतलब एक एक है ना कि भाई आर्किटेक्ट भी होते हैं और इंटीरियर वाले भी होते हैं, बिल्डर होते हैं। बिल्डर क्यों ज़रूरी है बिल्डर? बिल्डर्स होते हैं इंटरमीडिएटर्स, राइट। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, आप उसके लिए आर्किटेक्ट्स हायर करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेकेदार हायर करेंगे और सेट ऑफ पीपल को हायर करेंगे। तो यू डू व्हाट यू डू इज़, आप ओवरऑल अपनी आइटनरी प्रेजेंट करके आप अपने बिल्डर को हायर कर लेंगे। बिल्डर क्या करता है, वो सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करके देगा। आपको आर्किटेक्चर, आपका स्ट्रक्चर, आपका ठेकेदार, आपका वुड पार्ट, आपका जितना भी जो भी प्रोसेसिंग्स आपको एक घर बनाने के लिए चाहिए, वो आपको एक पूरी आइटनरी एक बिल्डर से मिल जाएगी। आपको 10 डोर स्टेप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बिल्डर के पास जाना है। तो बिल्डर से हमें और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मतलब अगर हम खुद भी जा रहे हैं अगर किसी राइट। के पास, तो क्या होगा? लोगों के पास लोग करते ही हैं, अगर इंसान कोई बार बार घर नहीं बनाता, तो इंसान एक हर चीज़ को परफेक्ट चाहता है। वो हर चाहता है कि मैं इसी आर्किटेक्ट के पास जाऊं या इसी इंटीरियर वाले के पास जाऊं। तो हर चीज़ को वो परफेक्ट अलग अलग चाहता है। तो क्या वो पॉसिबल है कि अब आपके पास वो हर चीज़ परफेक्ट मिल पाए? ऐसा लगता है ऐसा आपको लगता है कि हर बिल्डर के पास वो चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोगों को मिथ है कि वो अपना घर खुद बना लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी टास्क। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम बिल्डर की बात करें तो बिल्डर क्या करता है, सबसे पहले वो आपका बजट एलोकेट करता है। बजट एलोकेट करने के बाद वो आपको, जो आपका स्पेस है, फॉर एग्जांपल आपका हाउस 100 गज का है, 200 गज का, वेदर यू ऑन अ फ्लैट, वो आपको क्या करेगा, आपको आपके स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपका टाइम सेव करेगा। वो आपको टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। जितने पैसे आप किसी बिल्डर को दोगे एज अ फीस, इतने पैसे वो आपके बाहर की बाहर बचा देगा। इवन दो आपको सजेशंस देगा हर चीज़ के लिए, राइट। जब हम खुद एक घर बनाते हैं, व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग, अगर हम नॉर्मल चीज़ें करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिंपल एक टाइल के बारे में भी ले लो तो 1000 ऑफ ब्रांड्स, 1000 ऑफ वैरायटी, 1000 ऑफ आपके जो बजट है, 1000 तरीके की चीज़ें फॉल करती हैं। तो एक बिल्डर क्या करता है, आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्लेट पे सर्व करता है। इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मैनेज योर वर्क एंड योर हाउसिंग प्रोजेक्ट। एंड इवन दो क्या होता है, जब हम किसी भी घर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो एक माइंडसेट जनरली एक फैमिली लेके चलती है। उनको पता है कि दिस इज़ व्हाट आर आइटनरीज और ये हमारा विजन है, हमें ऐसा घर चाहिए। तो बिल्डर क्या करेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वही रोड मैप देगा जिस पे हमें मूव करके एक हमें अचीवमेंट करनी है। ठीक है। राइट। तो बात करी कि बिल्डर आपको हेल्प कर रहा है हमें हर चीज़ को एक जगह पे मैनेज करने के लिए बेसिकली। हम्म। तो अब एक घर बनाने के लिए हम्म। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं बनते। राइट। इवन दो घर की अगर आपने बात करी तो मैं आपको ये और कहना चाहूँगा, एज पर जो भी आज तक हमने स्टडीज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इंसान अपने लाइफ स्पैन में एक या दो से घर ज़्यादा नहीं बना पाता। इवन अंबानी, इवन अडानी, अगर उन्होंने घर बनाया तो एक या दो। अगर अंबानी ने एंटीलिया बनाया तो वो एक ही होगा उसकी लाइफ का, सेकंड एंटीलिया नहीं बनाएगा वो, वेदर ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ।
तो दैट इज़ द रीज़न। तो घर बनाने के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या है, आपको अपना फैमिली साइज, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योर फैमिली साइज, कि आपका फैमिली साइज है कितना, राइट। और घर हम कभी भी एक दिन के लिए या 10 दिन के लिए नहीं बनाते, इट इज़ फॉर योर जनरेशन, राइट। यू एंड आगे कमिंग योर जनरेशन विल बी लिविंग देयर, आपके पेरेंट्स रहे हैं, आप भी किसी बिल्कुल। घर में रहे हो, तो उनको ध्यान में रखे कि सबसे पहले तो आपकी जनरेशन, कि आने वाली जनरेशन स्पेस इतना हो कि यूटिलाइजेबल हो। सेकंड, जो भी आप घर बनाएं उसमें आपको ये देखना है कि एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे हों, कि घर एयर ही रहे, वेदर इट्स टू योर टेम्परेचर, इट्स अबाउट योर कंडीशनिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट आप इस तरीके से चूज़ करें कि घर में आप रहें तो आपको लिविंग फुल रहे। घर ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम बाद आप खुद अपने कलर कॉम्बिनेशन से या सटल चीज़ों से बोर होने लग जाए। थर्ड, प्लेसमेंट्स, आप चीज़ों की प्लेसमेंट्स इस तरीके से करें कि वो मेंटेनेबल रहें और हाइजीनिक रहें और इन लॉन्गर रन आपको बार बार मूव ना करनी पड़े। फोर्थ, आपको जब भी हम किसी घर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी मेंटेनेंस। व्हेन इट कम्स टू ग्रीनरी, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, जब ग्रीनरी आ जाती है, ग्रीनरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो उससे सुंदर कुछ नहीं है, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे उससे वर्स्ट कुछ नहीं है। ऐसे ही घर के बारे में है, जब अगर आप कोई घर बना रहे हैं ब्यूटीफुल, अगर आप उसको अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी क्लीन, राइट। अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं और आप उसको ढंग से, जैसे आपका लिविंग है आप उसको रख रहे हैं, तो उसकी शेल लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो दैट्स तो व्हाट इट इज। एक शेल्फ लाइफ आम तौर पे एक घर की, अगर एक अच्छा घर बना रहे हैं तो आम तौर पे एक शेल्फ लाइफ क्या होती है घर की? एज पर कोई रिटर्न नंबर्स नहीं है कि कितने ईयर्स तक एक घर चलेगा। व्हाट वी प्लान इज कि एटलीस्ट उसमें 2 जनरेशन्स तो आपकी निकलें। 2 जनरेशन का मतलब भी लगा लो 40 से 45 साल तो एक घर चले। बट वॉट यू हैव टू डू इज, आपको उसको टाइमली रेनोवेट करना पड़ेगा एज पर द चेंजिंग कंडीशंस। और इंटीरियर्स की हम बात करें और मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग। पहले जैसे आपने देखा होगा, जो 1000 गज से ऊपर के घर थे सिर्फ स्लाइडर्स उनमें लग रहे थे। धीरे 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 अब नॉर्मल जो इकोनॉमिकल घर हैं उनमें भी सब में स्लाइडर्स आ चुके हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज़। अगर हम घरों की बात करें तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप थोड़े 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 चेंजेस करते रहेंगे टाइमली, तो इन लॉन्गर रन आपका घर कभी भी ओल्ड नहीं होगा या आपको डिमोलिश नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आज घर बना रहे हैं और 30 साल बाद अगर आप उसको रेनोवेट करेंगे तो माइट भी चांसेस कि आपको उसको डिमोलिश करना पड़े। ऐसा क्यों है कि जो विंटेज होम्स हैं वो ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में दिखाई देते हैं आज भी, राइट। एज कम्पेयर टू द मॉडर्न आर्किटेक्चर? विंटेज, आई टेल यू व्हाई। विंटेज में व्हेन यू टॉक अबाउट अ विंटेज हाउस, उसमें हमने मोस्टली चीज़ें सिंपल सोबर एज पर द रिक्वायरमेंट्स डाली होती हैं। थोड़ी प्रीमियम चीज़ें डालते हैं हम लोग उसके अंदर, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसकी चीज़ें हमने प्रीमियम घरों में जो चीज़ें होती हैं विंटेज हाउसेज में सारी चीज़ें सिंपल होती हैं। व्हेन इट कम्स टू अ मॉडर्न हाउस, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स, डिफरेंट शेप्स। आज फॉर एग्जांपल राउंड्स चल रहे हैं, कर्व्स चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फ्लैट्स आ जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न के इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और विंटेज स्टाइल के जो घर हैं वो हमेशा सिमिलर रहते हैं और इतने जल्दी ओल्ड भी नहीं होते एज कम्पेयर टू द मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आता रहता है बाय द टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके। तो अब प्लेसमेंट्स की आप बात कर रहे थे कि चीज़ों की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है घर में, तो कहीं ना कहीं वो लिंक होता है वास्तु से। तो वास्तु के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? वास्तु का मतलब होता है जहाँ आप वास करते हैं, राइट। और वास्तु जो हमारा इंडियन कल्चर है, वास्तु इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर, जो हमारी जनरेशन से चलता आ रहा है। भीष्म पितामह के समय से लेके आज तक हम लोग वास्तु फॉलो करते हैं। बट इंडियंस के साथ एक इशू है कि उस वास्तु को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मोस्टली लोगों को ये तो पता है कि व्हाट इज वास्तु, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, दिस पोजीशन शुड बी ऑफ दिस, बट उसके बैक एंड रीजंस किसी को नहीं पता। जो क्लैरिफाइड रीजन है वो फेंगशुई, देयर इज अ लैंग्वेज, इट्स इन चाइना, जो हमें हर एक चीज़ उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करती है, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम लोग बात करते हैं घर में मिरर्स की, राइट। आपने सुना होगा कि बेडरूम में हमें मिरर्स प्लान नहीं करने चाहिए, बिल्कुल। या डाइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे हम लोग मिरर्स प्लान करते हैं। तो हमारे यहाँ वास्तु में ये तो गिवन है कि मिरर किस लिए प्लान करते हैं, वही मिरर नहीं करने चाहिए। बट जो उसको एक्सप्लेन करता है दैट इज़ फेंगशुई। फेंगशुई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग, मिरर्स की एक टेंडेंसी होती है जनरल, वो नेगेटिविटी रिलीज करते हैं। मिरर्स नेगेटिविटी रिलीज करते हैं। ओके। तो उनकी टेंडेंसी क्या है मिरर्स की, कि वो डबल करते हैं चीज़ों को। ओके। कोई भी चीज़ इफ दे रिफ्लेक्ट वो डबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मिरर के सामने सोते हैं, बेड्स, इफ वी हैव अ ग्लास इन आवर बेडरूम, तो हम लोग उसके सामने सोते हैं, तो रात को हमारी बॉडी नेगेटिविटी रिलीज करती है। तो वो क्या करते हैं, मिरर की टेंडेंसी होती है वो उसको डबल करता है।
दैट्स वाई हमें हमेशा अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा वास्तु के कंसिडरेबल कि रूम्स में कभी भी हम लोग शीशे प्लान नहीं करते। डाइनिंग एरियाज में हम लोग इसलिए प्लान करते हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी पॉजिटिव है, तो वो क्या करता है, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें डबल उसकी एनर्जी मिले, इसलिए हम लोग डाइनिंग एरियाज में शीशे लगाते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ वास्तु वर्क्स। ठीक है। और जैसे कि एक ये आई डोंट नो ये मिथ है या सच है कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ ईस्ट फेसिंग, ये सब मिथ है या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, वेदर इट्स योर हाउस इज साउथ फेसिंग, वेदर इट्स हाउस इज योर ईस्ट फेसिंग, ऐसे नहीं कि फेसिंग से कोई फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ता है आपके आर्किटेक्चर से। ओके, राइट, देयर इज अ मिथ, ठीक है, लोग हमेशा हर कोई ये सोचता है कि हमारा घर, हमारे यहाँ जो हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा प्रेफरेंस है, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, एंड थर्ड इज वेस्ट, एंड फोर्थ इज साउथ। ओके, राइट, तो दिस इज हाउ वी हैव अ माइंड सेट, बट ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर, जो पंडित्स के अकॉर्डिंग है, जो हम लोग जैसे अब वी आर इनटू हाउसिंग, हमें काफ़ी समय हो गया है काम करते हुए, तो जो घर हम साउथ में बनाते हैं, जो वास्तु के हिसाब से घर साउथ में बनता है वो कभी ईस्ट में भी नहीं बनेगा। ओके, दिस इज रीजन बीइंग, अकॉर्डिंग टू दी वास्तु हमें साउथ हैवी रखना होता है। अगर हम साउथ हैवी रखते हैं तो जो हमारा घर का वेटेज है, ईस्ट हमारा लाइट रहता है। अगर ओके, हम साउथ फेसिंग घर लेते हैं तो इट्स अबाउट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग घर है या ईस्ट फेसिंग है, बट आपके घर का आर्किटेक्चर ठीक होना चाहिए। ठीक है। मतलब आपके आपके कहने का मतलब है कि फेसिंग से इतना नहीं है कि मेन है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपका राइट, वॉशरूम किधर आपका है। आर्किटेक्चर कैसा है, आपका फ्लोर प्लान कैसा है, आपकी स्टेयर केस कहाँ फॉल कर रही है, आपकी किचन कहाँ फॉल कर रही है, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। ओके, राइट। तो हम इसके बारे में अगर बात करना चाहें थोड़ा सा और, हाँ तो हाँ, आप इसके बारे में और क्या बताना चाहोगे वास्तु के बारे में? वास्तु के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल, अब कई लोगों का मिथ है, पीपल आस्क इवन कि व्हाट इज द रीजन, अब हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि भगवान तो हर जगह है, बिल्कुल। बट देन इवन वाई नॉर्थ ईस्ट। हम्म। तो रीजन बीइंग फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज कि कोई चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी हम खाना खा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें 1x मिलता है। कुछ भी हमें खाया, हमने डाइजेस्ट करा, उसका रिजल्ट हमें 1% मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका रिजल्ट हमें 100% मिलता है। तो ऐसे ही पूजा में है, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम पूजा करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है हमें वो 10x मिलता है। तो कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें हम बैठ के कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 10 टाइम्स मिलता है। ओके, तो दैट इज द रीजन। तो जैसे अभी अब आपने बात करी मल्टीप्लिकेशन की, राइट। हमने पूजा करी तो उसका हमें 10 टाइम्स मिलेगा। तो अगर ऐसे ही कुछ बातें होती हैं पैसों को लेके, लॉकर्स को लेके, अलमारी को लेके, तो इनकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? क्या इनकी भी नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए? नहीं, इनकी होती है साउथ वेस्ट। अच्छा। तो रीज़न बीइंग, ऐसा नहीं है, अब क्या होता था पुराने टाइम में, टेल यू अ स्टोरी, हमने सुना होगा कि जो साउथ वेस्ट का कमरा है वो हम अपने बुज़ुर्गों को डिलीवर करते हैं। रीज़न क्या होता था पुराने टाइम्स में, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली स्टडीज़ पुराने टाइम से डिराइव होके आई हैं। तो अब हमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि साउथ वेस्ट का जो कमरा है वो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, ओके। बट दैट इज़ नॉट ट्रूथ। फ्रेंचुई के मतलब, फ्रेंचुई के अकॉर्डिंग जो साउथ वेस्ट का कमरा है, पुराने टाइम्स में क्या होता था, जब बड़े बड़े मकान होते थे ना, तो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, जिसको हम अग्निकोण के आसपास कहते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी हीटिंग जनरल घर से थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके। तो वहाँ ओल्ड एज आदमी को रखा जाता था, और ओके। पुराने टाइम्स में ओल्ड एज आदमी ही अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट में ऐसे लोकर्स की पोजीशन भी वही होनी चाहिए जहाँ पे एक अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली रहता है। ठीक है। हालांकि ये जो वास्तु है ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इसको अब ज़्यादा कंसीडर करने लगे हैं। ऐसा क्यों है? पहले नेगेटिविटी इतना नहीं होता था लोगों को। अब लोगों को जो है ना नेगेटिविटी फील भी होती है, हालांकि वो वास्तु के हिसाब से भी चल रहे हैं, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा क्या, मतलब ये क्या कनेक्शन क्या है सारा नेगेटिविटी का, वास्तु का, और पुराने टाइम में ये सब चीज़ों को इतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया, अब क्यों ध्यान दिया जा रहा है इतना सारा? एक्चुअली इसका सिंपल सा रीज़न है, व्हेन इट कम्स टू मतलब वाई इट इज़ कंसीडरिंग, अब हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ हाउस, आजकल आप सारे एलिमेंट्स वो लेके चल रहे हो जो आपको घर में ज़रूरत है। राइट, वास्तु का भी ऐसी है, जब हम लोग अब नया घर बनाते हैं, हर कोई ये चाहता है कि हमारे घर में कोई इश्यूज ना आए, ठीक है। और अर्लियर टाइम्स में व्हाट इट यूज टू हैपन, पहले क्या होता था घरों में, पहले में और अब में क्या कंपैरिजन है, पहले घरों में हमेशा बड़े बड़े जाल होते थे, एरोडायनेमिक्स घर के अच्छे होते थे, बट अब क्या, विद इन मॉडर्नाइजेशन घरों में विंडोज़ आ गई। पहले खिड़कियां होती थी, खिड़कियों के बाद विंडोज़ आ गई, विंडो के बाद फिक्स विंडोज़ आ गई, और अब स्लाइडर्स आ गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने घर के कर्टन्स भी मूव नहीं करते। दिस इज़ द रीज़न घरों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने लगी है पहले के कंपैरिजन में। पहले क्या होता था, घर में सुबह उठते ही सब फ्रेश एयर इंजॉय करते थे, ऊपर सारा ओपन होता था,
और ऊपर से सारी एयर घर के अंदर आ रही है। अब क्या फिक्स विंडोज हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने लोग अपने घर के कर्टन्स नहीं उठाते, इसलिए घर में नेगेटिविटी आती है। ठीक है, तो हम मतलब सबको यही सजेस्ट करते हैं, इफ़ यू मेकिंग अ मॉडर्न हाउस, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घरों में सुबह उठते ही विंडोज़ खोलें, कर्टन्स हटाएं, ताकि घरों के अंदर आप फ्रेश एयर आए। नेगेटिविटी का मेन रीज़न इज़ द एयर। जो आपकी एरोडायनेमिक्स अगर घर के अच्छे हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो दैट इज़ वेयर द नेगेटिविटी स्टार्ट्स। इसलिए फिर वास्तु आजकल ज़्यादा लोगों को फील होने लगा है, या उसकी यूटिलिटी फील होने लगी उसकी है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगने लगी यस। है लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि अब ये बिल्डर से सवाल करना बहुत अच्छा है कि इंसान को एक फ्लैट में शिफ्ट होना चाहिए, बना बनाया फ्लैट मिल रहा है आपको एक, या फिर आपको एक अपना ड्रीम होम को बिल्ड अप करना चाहिए? इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली साइज एंड योर बजट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डिसेंट फैमिली, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके 2 किड्स हैं, और आप भी जॉब में हैं और आपकी वाइफ भी, इफ़ शी इज़ वर्किंग, तो यू डोंट हैव टाइम टू मैनेज योर हाउस, राइट? आपके बच्चे भी हैं, देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर देम, या इफ़ यू हैव अ मेड या समथिंग लाइक दैट, तो भी आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में जितने भी मेम्बर्स हैं वो सेफ रहें, राइट? तो इट्स बेटर अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, एंड इफ़ यू वांट टू मूव ऑन टू अ न्यू हाउस, आई वुड रादर सजेस्ट कि आपको फ्लैट लेना चाहिए एज कम्पेयर टू अ हाउस। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फैमिली साइज। और अगर आपकी फैमिली साइज, अगर मेंबर्स बहुत ज़्यादा है, हम्म राइट, और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ गुड हाउस। तो दैट इज़ द रीज़न। हम्म। तो अगर बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं इस काफ़ी सारे केसेस में आई थिंक फ्लैट ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली भी है और अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हो, एक छोटा सा 2 कमरे का 2 बेडरूम सेट बनाना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है शायद फ्लैट ज़्यादा महंगे पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अपना बनाने से। नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, हम्म राइट, इन विच लोकेशन यू आर इन्वेस्टिंग, राइट, कि आप किस लोकेशन में अपना घर प्लान कर रहे हैं और व्हाट इज़ योर बजट। ऐसा हम्म नहीं है, एज पर द स्कैरसिटी जो हमारी अब जगह की धीरे धीरे, इफ़ यू सीन, पहले, अब मैं बात करूँ 1972 में से लेके 2002 तक, हम्म 16 से 17 हज़ार रुपये में डीएलएफ की जो गोल्फ कोर्स रोड है, उसमें फ्लैट आप ओन कर सकते थे 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। बट अब 3 से 4 लाख रुपए दे आर स्टार्टिंग। उनके जो स्टार्टिंग प्राइसेस हैं 3 से 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इट बिकम्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में और धीरे धीरे स्पेसेस मिनिमाइज होते जा रहे हैं, उस हिसाब से डे बाय डे प्रॉपर्टी के प्राइसिंग अप जा रहे हैं। तो ओनिंग अ फ्लैट इज मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ओनिंग अ योर ओन हाउस। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम कि हमें बनाना है या ख़रीदना है, तो ख़रीदना यानी कि इन्वेस्टिंग। एक इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा आप क्या बताओगे कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको राइट। किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी और आप इसको एज एन बिजनेस लेना चाहते हैं या एज एन साइड बिजनेस भी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि यार एज एन साइड इन्वेस्टमेंट आई एम अर्निंग गुड, आई डोंट वांट टू बी स्टेबल ऑन अ सिंगल बिजनेस, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दो बिजनेसेस और साइड बाय साइड चलाऊँ। एंड इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज इज मोर सेफर एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन एनी अदर यूटिलिटी। आप किसी और बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर्टी थोड़ा सा सेफर साइड है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, अगर आप ऑनिंग अ हाउस फ्लैट की बात करें और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको फ्लैट्स को प्री स्टेजेस में खरीदना पड़ेगा। ओके। प्री स्टेजेस मीन्स व्हेन द फ्लैट इज अबाउट टू स्टार्ट और जस्ट बिगिन। उससे क्या होगा, आप फ्लैट उस प्राइस पे खरीदेंगे जिस प्राइस पे उस बिल्डर को पड़ रहा है। उसके बाद जब आप वो घर खरीदते हैं, आप उस घर खरीदने के बाद 14 से 15 महीने एक घर को तैयार होने में लगते हैं। तो उसमें क्या करेंगे आप, 12 महीने में वो आपकी इंटरवल्स पे किस्तें बनाएगा, या फिर आपसे वन शॉट में जो भी आपका, जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल होंगे। अगर आप 12 महीने 14 महीने में कंफर्टेबल हो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डे ही वो आपके नाम एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट करके यू आर दी ऑनर, यू हैव द पावर टू सेल दैट वेरी फर्स्ट डे से, और आपके पास 14-15 महीने हैं उसको बेचने के लिए, अगर आप उसमें से बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब टोटली डिपेंड्स कि आपको बिल्डर वाइजली चूज करना है कि विच बिल्डर के साथ हमें, किस बिल्डर के साथ हमें काम करना है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उसके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द राइट एज टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एन इन्वेस्टमेंट, अगर एज एन इन्वेस्टर आप देखें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको अर्ली स्टेजेस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन योर 30 to 34 एजेस। मतलब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्ट करना 30 से 34 साल की उम्र में। बिकॉज इन अर्ली 20s ना आप कभी भी ना डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि आपको ये जो घर आप बना रहे हैं, आपका फैमिली साइज क्या होने वाला है, या आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या होने वाली है। और 20-30 की एज में प्लान करने में
इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेसेस। 30 से 34 की उम्र में यू नो के वेयर आई एम स्टैंडिंग, हमारा फैमिली साइज क्या है और हमें क्या आगे यूटिलिटी करनी है, ये किस जनरेशन के लिए हमें इसको कैसे प्लान करना है। तो 30 के बाद अगर आप प्रॉपर्टीज में प्लान करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर किसी के पास कैपिटल नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है लोन का। तो जो लोन है वो 20-25 साल लगते हैं, तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि इंसान को लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहिए एक प्रॉपर्टी में? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग असेट परचेज कर रहे हैं, राइट। असेट परचेज करने के लिए हम अपनी लाइबिलिटीज बना लेंगे तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट। लोन इज एन लाइबिलिटी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी सजेस्ट, अगर आपको 100 रुपये किसी चीज़ की वैल्यू है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग एन हाउस एंड दैट इज वर्थ ₹100, तो आप उसमें से 50 to 60% शुड बी योर ओन इन्वेस्टमेंट, जिसमें 30 से 40% आप लोन लीजिए, 50 से 60% आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए, जो आपके पास अमाउंट हो जो आप इन्वेस्ट करके यू बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी, ठीक या है। फिर उसकी प्लानिंग्स होनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप लोन लेंगे तो आपको EMIs के अकॉर्डिंग वो लैंड बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो दैट इज़ द रीज़न वी सजेस्ट कि एटलीस्ट 30 to 40% से ज़्यादा लोन मत लीजिए, और 50 से 60% जो है वो आपको खुद मैनेज करना चाहिए। ठीक है। अब एक इंसान ने घर भी ले लिया, चाहे उसने वो लोन पे लिया या कैसे भी लिया, तो अब बात आती है उसे घर को सजाने की। तो सजाने के नाम पे हम बोलते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स का आज के टाइम पे बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपके क्या इसके ऊपर व्यूज़ हैं कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर चुनते हुए इंसान को क्या देखना चाहिए सबसे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन चूजिंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो हमें सबसे पहले ना उसका बैकफील्ड, किस तरीके के आर्किटेक्चर्स उन्होंने डिज़ाइन करे हैं या किस तरीके के काम उन्होंने डिलीवर करे हैं, राइट। और आपके एस्थेटिक्स क्या हैं, आपकी फैमिली प्रेफरेंसेस क्या हैं। अब फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ हाउस फॉर अ जैन फैमिली, तो उन लोगों के कंसीडरेशंस कुछ डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ सिख फैमिली। तो उसके अकॉर्डिंग के मैंने किस तरीके के काम किए हैं या किस तरीके के इंटीरियर डिज़ाइनर ने काम किए हैं, क्या कलर स्कीम्स आपको पसंद हैं, किस तरीके का मॉडर्न, कई फैमिलीज़ को विंटेज स्टाइल घर अच्छे लगते हैं, कई फैमिलीज़ को थोड़े मॉडर्न आउट स्ट्रक्चर्स अच्छे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द टेस्ट ऑफ द फैमिली कि उनको किस तरीके का टेस्ट चाहिए। और इंटीरियर डिज़ाइनर चूज़ करते हुए सबसे पहले रिस्पॉन्स, कि कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनर उनको टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू आर कंस्ट्रक्शन, वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ा इशू रिस्पॉन्स का भी है। लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो यू हैव टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाते। टाइमली डिलीवर भी नहीं करते, दे डोंट रिस्पॉन्ड, यू कॉलिंग देम। आपकी स्टेजेस हैं, आपके घर में सीलिंग रुकी हुई है, आपके घर में फ्लोरिंग रुकी हुई है, और आपको एडवाइस चाहिए, दे डोंट रिस्पॉन्स। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको टीम ऐसी चूज करनी पड़ेगी जो आपको रिस्पॉन्स करे, टाइमली आपको सजेस्ट करे, और प्री प्लानिंग वर्किंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्ट्रक्चर की स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लोर लिया है या कोई घर बना रहे हैं और वो स्ट्रक्चर पे है, तो उसके फ्लोर प्लान्स के साथ साथ स्ट्रक्चर के बाद उसकी सारा इंटीरियर आपको फ्रीज हो जाना चाहिए जब तक उसकी स्टेजेस आए। और आपको चीज़ों की भी साथ साथ नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए पीपल सजेस्ट कि आप बिल्डर्स के पास जाएं। ठीक है। दैट इज द मेन रीजन। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, किन चीज़ों का ध्यान रखें एक अच्छे इंटीरियर के लिए? आपकी कलर स्कीम्स डिसेंट हो, वाइब्रेंट चीज़ें हो, आप प्लेसेंट ज़्यादा चीज़ें। आप पहले क्या होता था, अर्लियर टाइम्स में लोग स्टोर्स बहुत बनाते थे, राइट। पहले हम लोगों ने स्टोर्स बहुत बनाए, तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं कि स्टोर्स में ना लोग अननेसेसरली जो चीज़ें यूटिलाइजेशन की नहीं है वो भरते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उतना ही स्पेस चाहिए हमें जितनी हमारी यूटिलिटी है। अननेसेसरी आप ड्रॉर्स बनाएंगे, अननेसेसरी आप कुछ भी आर्किटेक्चर, कुछ भी घर में कोई स्टोरेज बना दी, कोई सेठी बना दी, वो तब तक यूज़ नहीं होगी जब तक आपकी यूटिलिटी नहीं है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा बना रहे हो तो दैट इज़ कैरिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, और वो आपका सारा घर का जो वेस्ट है उसके अंदर डंप हो जाएगा, और वास्तु भी उससे आपका घर का नेगेटिव हो जाएगा। तो वी सजेस्ट कि जब आप एक घर बनाएं तो आप वो चीज़ें बनाएं जो आपकी यूटिलिटी है, और बेसिक चीज़ें यूज़ करें। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा उसको मॉडर्न बना देंगे एज़ कम्पेयर जो आपको यूटिलिटी है, तो वो टाइम बाय टाइम बोरिंग होने लग जाएगा। आपको खुद को ये फील होगा कि नहीं यार, वी वांट टू चेंज इट। तो चीज़ें हमेशा सिंपल और सिंपलिस्टिक और लग्जरी बनाएं ताकि आपको उस घर की फील अच्छी आए इन लॉन्गर टाइम। एक चीज़ मैंने काफ़ी देखी है, लोग ना घर बनाते हैं, घर बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन एट द एंड जब आप उनके घर के अंदर एंटर करते हो ना, तो आप जो वाइब आपको बाहर से आ रही थी वो आपको अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि या तो उनका फर्नीचर पुराना होता है या फिर वो
उन उसको मैच नहीं कर रहा होता, वो क्वालिटी वाइज मैच नहीं कर रहा होता कि आपकी दीवारें तो बहुत लग्जरी फील दे रही हैं लेकिन आपका फर्नीचर उतना मतलब ओके ओके वाह है, ऐसा वाव वाला फील नहीं है। तो ऐसा सब देखने को क्यों मिलता है, ऐसा ऐसा क्यों आता है? इट कैन बी अ रीज़न, आई टेल यू। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इन जनरल जब भी हम किसी ऑफिशियल के यहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं उन लोगों को, और उन लोगों के यहाँ इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती। बेसिक फ्लोरिंग होती है, बेसिक सीलिंग होती है, वॉल्स पे भी कुछ भी काम नहीं होता, बट दे इन्वेस्ट इन देयर फर्नीचर। आपको अभी भी जाना, जितने मॉडर्न से मॉडर्न घर में आप जाएंगे उससे ज़्यादा अच्छा घर वहाँ के ऑफिशियल का होगा, और बिल्कुल सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं वो लोग, बट दे मेंटेन इट इन अ वेरी गुड मैनर। तो इट्स बेटर आप घर सिंपल बनाइए। आप सिंपल चीज़ों की बजाय, पहले क्या होता था अर्लियर टाइम्स में, हर चीज़ लोग हैवी लेके चलते थे, बट अब क्या है, डिसेंट सीलिंग, डिसेंट फ्लोरिंग। आप अपना फर्नीचर पे पैसा इन्वेस्ट करें, आपका घर हमेशा सुंदर लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस। हम्म। आप घर छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए, बट आप उसको मेंटेन करिए, उसको टाइमली क्लीन कीजिए, आप उसकी मॉपिंग कीजिए, जो उसकी साफ सफाइयाँ हैं हमेशा टाइमली आप उसको कीजिए, कभी भी आपको घर बोरिंग नहीं लगेगा। एंड द सेकंड रीजन इज कि लोग बिल्डर्स हायर नहीं करते, राइट। व्हाट दे डू इज दे प्लान हाउसेज। जब हम लोग प्लान करते हैं, वो अपना पूरा बजट स्टार्टिंग में ही स्पेंड कर देते हैं, लास्ट स्टेजेस में आते आते। जैसे हम्म। लास्ट स्टेजेस में वो आते हैं, लास्ट स्टेजेस में आने के बाद उनका बजट ओवर हो जाता है। तो व्हाट दे डू इज फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब घर को ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत आती है, जब हमें उसको फाइनली रेडी करना है लास्ट टचअप्स के लिए, तो उस टाइम फिर लोग अपना बजट पीछे कर लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं। तो हम्म। दैट्स वाई उनकी चीज़ें मैच नहीं करती, या जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट जब लास्ट में चाहिए वो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर दी है, बिकॉज तो प्लानिंग नहीं थी ना। हाँ, तो आपने कहा कि बिल्डर हायर नहीं करते, ये भी एक रीज़न होता है। तो राइट। ऐसा मतलब बिल्डर ऐसा क्या करेगा कि वो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं मतलब? बिल्डर्स आपको वेरी फर्स्ट डे आइटनरी देगा। अब फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर से हम बात करें, लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स में व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो हम्म। व्हाट वी डू इज़, बिल्डर्स क्या करते हैं, अब आपको आर्किटेक्चर ने एक डिज़ाइन, आपका कोई आर्किटेक्ट है, उसने आपको एक डिज़ाइन बना के दिया, उसने कहा कि जी ये स्ट्रक्चर है और ये आपका बनेगा। उसकी एलोकेशन वो नहीं करके देते। जब आप फाइनली उस ट्रैक पे जाते हो और आप वो चीज़ें परचेज करते हो, तो आपने बजट बनाया एक्स, उसकी आइटनरी कुछ नहीं हुई, उसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं हुई। आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन बना के दे देगा, बट ही वोंट बी सजेस्टिंग योर बजट। हम्म। तो आपके साथ क्या इश्यूज आएंगे जब वो स्टेजेस लास्ट में आने लगेंगे ना, जब वो फिनिशिंग में, तो आपका बजट तो ऑलरेडी ओवर है, बिकॉज इट वॉज नॉट प्लान। हम्म। तो बिल्डर क्या करता है, आपको हर एक चीज़ प्री प्लान करके देता है। आपको वेरी फर्स्ट डे आइटनरी देता है कि आपके घर में ये लगेगा, आपको ये एसेसरीज हम देंगे प्लान करके, इसमें इस चीज़, इस ब्रांड का ये, हर एक चीज़ प्री प्लान होती है ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू हायर इवन अ बिल्डर, आप एटलीस्ट जाके कोटेशंस लीजिए, आप उनसे हम्म। मिलिए। जो भी आपके नियरेस्ट एरियाज में जो अच्छे बिल्डर्स हैं, आप उनसे मिलें, उनसे कॉन्वर्सेशन करें और अपना बजट बनवाएं। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग और ये सब फिटिंग्स को लेके हम्म। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए घर बनाते हुए? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेस हमने देखे भी हैं, काफ़ी बार न्यूज़ में भी आता है। राइट। और इवन शॉप्स का भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं कि वायरिंग की वजह से शॉप में आग लगी, वायरिंग की वजह से घर में आग लगी। तो इन सब चीज़ों को से बचे रहने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लाइटिंग, हम्म। राइट। कंसेप्ट ऑफ लाइटिंग क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू अ शोरूम और इट कम्स टू अ ड्राइंग रूम, इट कम्स टू अ बेडरूम। बेडरूम में हमें जो लाइटिंग चाहिए होती है 60 to 70%, ओके। लॉबी में हमें लाइटिंग चाहिए होती है 70 to 80%, और हम कोई शोरूम बना रहे हैं, अगर वो कोई क्लोथ ब्रांडिंग स्टोर है या कोई शोरूम है, तो हम उसमें 100% लाइटिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक रूम है 10x10 का, तो उसमें अगर हमारा बेडरूम 10x10 का है, तो उसमें हम लोग लाइटिंग सजेस्ट करेंगे 60%, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 60 वॉट्स। उसमें आप 4 पैनल लगाएं, 5 पैनल लगाएं, उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग्स होती हैं। और हम्म। उसके अकॉर्डिंग ही वायर हम लोग चूज करते हैं कि कितने की वायर हमें चाहिए, राइट। तो उन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक शोरूम है, उसमें हमने 10x10 का शोरूम है, अब उसमें हमें लाइटिंग चाहिए 100 वॉट्स की एज कम्पेयर टू द एरिया। तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर हम उसमें वायरिंग 1 की डाल देंगे जहाँ हमें 1.5 की चाहिए, तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि इन लेटर ऑन जब वो फुल यूटिलिटी पे होंगे और जब वो काफ़ी लंबे टाइम तक रनिंग होगी लाइट्स, तो उनमें फॉल्ट का चांसेस है। ओके। तो वी रेदर सजेस्ट कि जितने आपकी रूम की कैपेसिटी है या जिस एरिया में वो लाइट लगनी है, तो आप ये पहले ऑलरेडी कंसीडर करके चलें कि कितनी वॉट्स हमें कंज्यूम करनी है। हम्म। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्लान करेंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इन सब वायरिंग एंड ऑल सब के बाद भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम बचा सकते हैं इस तरह के हादसे होने से? दे आर सर्टन डिवाइसेस जो आपकी फ्लक्चुएशंस को रोक सकते हैं, बट अब जो मेजर सोसाइटीज़, जो नई नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, उनमें ये चीज़ें रैंडमली बहुत ज़्यादा कम हुई हैं पहले के कंपैरिजन में। यूसी पहले
कितने ज़्यादा हादसे होते थे व्हेन इट कम्स टू अ सिटी। पानीपत में हम लोग रहते हैं तो हम्म, डेली वी यूज टू लिसन के आज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से फायर हो गई। बट अब वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। रीज़न बीइंग कि आगे से सारी डिवाइसेस उस तरीके से आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कंट्रोल करते हैं। ओके। व्हेन इट कम्स टू एसीज, आप सब अपने डिवाइसेस लगाते हैं उनके बीच में, हम्म, तो ऐसे डिवाइसेस जो आपको स्टेबलाइज करके देते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वो आप इंस्टॉल करें अगर कुछ आपको इश्यूज आपके पर्टिकुलर एरियाज में आ रहे हैं। एक और मॉडर्नाइजेशन ये करते हैं कि हम लोग पैनल्स बना देते हैं, इलेक्ट्रिक पैनल पूरे कंप्लीट हाउस का। उससे क्या होता है कि जितनी भी मोस्टली वायरिंग्स हैं, जितनी भी एमसीबीज हैं पर फ्लोर या जितना भी एरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब एमसीबीज बना के उनको इलेक्ट्रिक बॉक्स में शिफ्ट कर देते हैं। उससे क्या यूटिलिटी रहती है, इन केस इफ समथिंग हैपन्स इन योर रूम, तो पर्टिकुलरली उसी की ही एमसीबी आप डाउन कर सकते हो फॉर अ सेफर साइड। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड्स हैं हम लोग वो बनाते हैं, पूरे पैनल्स बना देते हैं वेदर इट कम्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कोशिश करते हैं कि वो आउटडोर में बने, हम्म। ताकि नियरेस्ट हो, अगर मान लो इन केस एनी फायर या कुछ भी, तो इट कैन बी कैच और इजीली उसको क्योर करा जाए। ठीक है, आमतौर पे लोग घर बनाते तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो राइट। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई आग लग जाती है बहुत ज़्यादा। आजकल एक नया फैशन चला है बड़े दरवाज़ों का, तो वो क्या रीज़न है? लोग हर कोई जो है बड़े दरवाजे, बिग डोर्स, बिग रूफ, सीलिंग्स बहुत ऊंची ऊंची रख रहे हैं। तो ऐसा क्या, मतलब क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन, राइट। पहले आपने इफ़ यू सीन, पहले जो शेप्स थी, मोस्ट ऑफ द हाउसेज दे हैव सिमिलर शेप्स। आप किसी भी एरिया में जाएंगे, आपको मोस्ट ऑफ द घर ऑलमोस्ट सिमिलर टोन पे थीम चल रही होती है। हम्म। दैट इज़ द रीज़न। अब जो बड़े डोर्स बनाने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि स्पेसिस हमारे पास कम हो गए, एंड वी वांट कि हम मैक्सिमम एरिया यूज़ करें। तो हम अगर स्पेसिस बड़े करते हैं, डोर्स बड़े करते हैं, उससे हमारा विजन इंक्रीज होता है। हमारा अगर मान लो छोटा रूम है, अगर हम उसकी हाइट, लेंटर हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे और थोड़ी सी डोर साइज इंक्रीज कर देंगे, उसकी फील कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, उसके एस्थेटिक्स पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग आजकल थोड़े ऊंचे घर, ऊंची सीलिंग्स, ऊंचे दरवाजे रखने लगे हैं, सो ओके। दैट इट कैन गिव यू अ बेटर फील। दैट इज़ द रीज़न। दरवाजे अच्छे हो गए, घर अच्छा हो गया, इंटीरियर अच्छा हो गया। बात कर रहे थे हम फर्नीचर की, राइट। फर्नीचर के ऊपर हम आते हैं तो हमारे पास ना ऑप्शंस आ चुके हैं बहुत सारे। राइट। इंडियन फर्नीचर है और मार्केट में काफ़ी सारे इंपोर्टेड फर्नीचर है, इटालियन फर्नीचर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। राइट। तो हम बात करना चाहेंगे कि इटालियन फर्नीचर क्यों इतना अच्छा है इंडियन फर्नीचर से, जबकि हम कह रहे हैं कि हम मेड इन इंडिया बनाएं, हर चीज़ को बनाएं, और कोशिश भी कर रहे हैं हम अच्छी चीज़ें बनाने की, लेकिन फिर भी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। वो व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे आर बेटर इज बीइंग कि वो लोग R&D बहुत ज़्यादा करते हैं। R&D की चीज़ों में, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी चेयर पे बैठा हूँ, तो किस प्रेशर पॉइंट पे मेरे को कितनी देर तक मुझे क्या फील होगा, देव ऑलरेडी डन R&D फॉर दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो किस पॉइंट पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अब सिटिंग में, जिस सिटिंग पोस्चर है मेरी बैक में, किस पॉइंट पे वो चेयर मेरे को प्रेशराइज करेगी, वो सब उस एस्थेटिक्स के हिसाब से दे मेक देयर फर्नीचर्स, राइट। तो ओके। वो R&D बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंडिया में रेप्लिका ज़्यादा होता है चीज़ों का। वी सी पिक्चर्स एंड वी ट्राई टू रेप्लिकेट इट, बट हम उसके पीछे जो R&D है, जो उसके पीछे सेट ऑफ वर्क है जो हमें करना चाहिए, वो हम कहीं लैक करते हैं इंडिया में। दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टू गो फॉर इटालियन फर्नीचर। वाई आर दे सो एक्सपेंसिव? दे आर एक्सपेंसिव, द रीजन बीइंग उसमें आपको कॉस्ट 5-6 पड़ जाती है व्हेन इट कम्स टू इटालियन फर्नीचर। अब वो कहीं से मूव कर रहा है, राइट, किसी कंट्री से मूव करेगा, वहाँ के डिस्पैच चार्जेस लगेंगे, फिर उस पर इंश्योरेंसेज होंगे, इंश्योरेंसेज होने के बाद उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा या शिपमेंट चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, कस्टम पे करने के बाद आपके डिलीवरी चार्जेस होंगे, फिर उनकी जो पैकिंग एंड देयर पैकेजिंग एंड जो उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, उसमें भी दे ऑल्सो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू एन इंडियन फर्नीचर। यू हैव सीन के इंडियन फर्नीचर इतना एक्सपोर्ट नहीं होता है एज कम्पेयर जितना हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। रीज़न उसका यही है। ठीक है। तो क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उन फर्नीचर्स के, कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वो महंगी है, तो क्या उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आजकल एक और बहुत ज़्यादा टेस्ट लोगों को हो गया कि ब्रांड वाइज, कि हम्म। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो लोगों के फेस पे या माउथ पे चढ़ चुके हैं, तो लोग बाय ब्रांड कंसीडर करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग बाहर का इंपोर्टेड फर्नीचर भी प्रेफर करते हैं और इंडियन भी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बजट ऑफ योर फैमिली। बट हम लोग ये सजेस्ट करते हैं जहाँ यूटिलिटी आपको इंडियन फर्नीचर की है, इंडियन फर्नीचर एज कम्पेयर टू द इटालियन फर्नीचर, वो थोड़े से इंडियन यूजेस के हिसाब से कस्टमाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इटालियन बेड या किसी इंपोर्टेड बेड की बात करूँ, तो उनमें स्पेसिस बहुत कम होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एन इंडियन फैमिलीज, हमें स्पेसिस ज़्यादा चाहिए बेड में, तो हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि अगर जहाँ तक यूटिलिटी है, वी सजेस्ट
कि आप इंडियन फर्नीचर लगाएं जब आपको यूटिलिटी है, जहाँ तक आपके हिसाब से है। अगर आपको कोई टेस्ट है कि कुछ इंपॉर्टेंट लगाना है, तो देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी अवेलेबल इन द मार्केट। तो दैट ओके, इज द रीजन। ठीक है। तो एज अ बिल्डर आपको क्या लगता है लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं खुद से घर बनाने में? सर एक्चुअली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हमें लगा कि लोग करते हैं, वो लोग सर उसमें ना टाइम डिलीवर नहीं कर पाते। हम्म। जब आप खुद एक घर बनाते हैं, जितना टाइम उस प्रोजेक्ट को डिलीवरी चाहिए आप नहीं कर पाते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज इन मैं अगर बात करूं किसी बिजनेसमैन की, तो उसके पास आप देखिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम है। अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा लो 12 घंटे का, 10 से 12 घंटे उसके पास है। उसमें से 5-6 घंटे उसको अपने काम को भी डिलीवर करने हैं। 2-3 घंटे हैं जिसमें 2-3 घंटे में अगर कोई स्टेज है फॉर एग्जाम्पल माइका चूज करने की, उसमें 1000 ब्रांड्स हैं। हम्म। अगर आपकी कोई वार्डरोब बन रही है और मैं एक मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बना रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 10 से 12 घंटे हैं, जिसमें 8 घंटे में मुझे अपना काम भी मैनेज करना है। 1-1.5 घंटे में मेरे को माइका भी चूज करनी है, और माइका चूज करने में भी 1000 ब्रांड्स हैं। उसमें से कौन सी माइका चूज करनी है एज पर कलर कॉम्बिनेशन, उसके बाद मेरे को अपना बजट देखना है, उसके बाद वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज द मेन रीजन कि इंसान फुलफिल नहीं कर पाता सारी रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज टाइम तो 24 घंटे ही है ना। तो दैट इज द रीजन वी सजेस्ट कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प लेकर ही आप घर बनाइए, उससे किस आपको ईजी रहेगा हर एक चीज़। एक घर बनाते हुए लोग बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ना स्टिल्ट को कंसीडर कर रहे राइट। हैं। तो उसका क्या रीज़न है? पहले इतना नहीं था, अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड है या फिर ये सच में एक रिक्वायरमेंट है कि, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्टेज भी हो सकती है जगह की। आपका क्या विचार है इस पे? आई टेल यू अगेन, द मेन रीजन इज पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही है टाइम बाय टाइम। यू सी इन दिल्ली, जब हम 2007-8 में मेट्रोज रिलीज हुई, तो रीजन क्या था मेट्रो बनाने का कि पॉपुलेशन कम होगी, रोड्स पे ट्रैफिक कम होगा। बट हम्म। मीन वाइल अब क्या हो रहा है, फिर से ट्रैफिक उतना ही हो गया। मेट्रो तो उतना ही सर्व कर रही है, बट पॉपुलेशन एकदम 3 गुना एनहांस हो गई दिल्ली की। तो हम्म। ऐसे ही क्या होता है हाउसेज में भी। यू सी अब क्या था, पहले जितने फैमिली मेंबर्स होते थे सबके पास हर घर में जनरली एक गाड़ी या पूरी फैमिली में एक गाड़ी होती थी। अब हम्म। एक के घर में 2-2 3-3 कार्स हो गई हैं। एंड इवन दो स्पेसेस भी चाहिए उनको पार्क करने के लिए। तो दैट इज द रीजन कि स्टिल्ट पार्किंग आजकल सबसे बड़ी यूटिलिटी बन गया, सो दैट आप स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। तो दैट इज द रीजन कि लोग अब स्टिल्ट्स बना रहे हैं अपने घरों में, पहले नहीं बनाते थे। ठीक है। और बेसमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वास्तु भी और राइट। वैसे भी क्या बेसमेंट होनी चाहिए एक घर में? व्हेन इट कम्स टू अ वास्तु, व्हाई इट इज कि हम लोग बेसमेंट्स नहीं बनाते घरों में। बेसमेंट जब हम बनाते हैं वो मॉइस्चर पकड़ती है। बेसमेंट्स में जनरली क्या होता है, एयर फ्लो, हम विंडोज बनाते हैं तो नॉर्मल एयर से कम होता है। एक तो उसमें एयर फ्लो कम होता है, दूसरा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो हम्म। मॉइस्चर ज़्यादा होगा, अगर आप उसमें कुछ भी चीज़ें किसी एज बंदे को रखेंगे तो उनको ब्रीथ करने में इश्यूज होंगे, या कोई भी फर्नीचर आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी, जो उसका स्पैन है फॉर एग्जांपल आपकी टेबल कोई 20 साल चलती है, तो वहाँ पे 4-5 साल रहेगी वो। ओके। और इवन दो स्टोरेज जो है, हम उसको एज ए स्टोरेज यूज़ करते हैं, तो घर में अगर हम बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं वही, तो वास्तु के लिए वो बहुत बड़ा एक इशू है। व्हेन इट कम्स टू अ वास्तु ऑफ अ हाउस, अगर हम स्टोरेज बनाते हैं तो स्टिल्ट पार्किंग होनी चाहिए घर में। बेसमेंट्स मैं रादर सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी बिल्डर में, अगर आप किसी भी घर में अगर आप वास्तु कंसीडर कर रहे हैं, तो आप बेसमेंट्स ना बनाएं। तो ठीक है। दिस इज द अगर रीजन। अगर कोई बिजनेस पर्पज से बेसमेंट बनाना चाहे। राइट। बेसमेंट्स में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दैट इज फ्रूटफुल। अगर आप अपने बिजनेस की किसी भी लोकेशन पे या अपने बिजनेस को अगर आप बेसमेंट में कर रहे हैं, दैट इज फ्रूटफुल। बट अगर आप किसी घर में, अगर आप किसी भी घर में अगर आप बेसमेंट बनाते हैं, तो ये कहा जाता है पुराने टाइम से, फेंगशुई भी ये कहता है कि अगर आप किसी घर में वास्तु बना रहे हैं, वास्तु के हिसाब से बेसमेंट बना रहे हैं, तो वो आपके घर में ज़्यादा टाइम तक पैसा टिकने नहीं देगा। तो दैट इज़ द थिंग। इसलिए ओके। लोग घरों में नहीं बनाते, ऑफिसेज वगैरह में बनाते हैं। तो देयर इज़ नो इशू लाइक दैट। करण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सेम कुछ वेयर सीखने भाई। को मिला। बट जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमें ये ज़रूर बता के जाओ कि हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें घर बनाना है तो हमें एक बिल्डर को ज़रूर हायर करना चाहिए, राइट। लेकिन कौन से बिल्डर को हायर करना चाहिए, कौन सही है, कैसे चूज़ करना चाहिए वो बिल्डर अपना, या फिर कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक घर को बनाते हुए, जब आप एक घर बना रहे हो, एक ड्रीम हाउस बना रहे हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब हम घर बनाते हैं, दैट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ लाइफ। इट्स नॉट अबाउट बाइंग एन हाउस, इट्स अबाउट बाइंग एन इमोशन। जब हम किसी घर को खरीदते हैं,
इट्स नॉट अबाउट कि आपने उसको पैसे दे के खरीदा है, इट्स अबाउट किस इमोशन से, कितनी आपने मेहनत करी है, कितना आपने टाइम लगाया है अपनी लाइफ के, कितने आवर्स आपने स्पेंड किए हैं, तब आप जाके ये घर बना पा रहे हैं, राइट? उसके हिसाब से व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपना बजट एलोकेट करना है, आपको अपनी फैमिली साइज की प्लानिंग करनी है कि व्हाट इज़ दी जनरेशन, या जो हमारी फैमिली है और हमारी आने वाली जनरेशन रहेगी। और आप हमेशा जब भी घर प्लान करें, हमेशा आने वाली एटलीस्ट 1 या 2 जनरेशन्स को कंसीडर करके आप घर प्लान करें। ओके। थर्ड, अगर किसी बिल्डर की बात करें तो आप सबसे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, द नंबर ऑफ हाउसेज देव मेड, जो आपके बजट में हाउस बना के दे, आपको जो यूटिलिटी है उसके हिसाब से आपको एक घर प्लान करके दे, एंड टाइमली डिलीवरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमली डिलीवर वो घर हो रहा है, तो आप किसी बिल्डर के पास जाएं जो आपको सारी चीज़ें करने में हेल्प करे और आपको पूरा रोड मैप दे के हमें ये चीज़, ये टारगेट यहाँ पे अचीव करना है और इतने टाइम में अचीव करना है, ताकि आप अपना हर एक चीज़ उसको लेके अपने टाइम के हिसाब से चला पाओ। दैट इज़ द रीज़न कि आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए।